ये आपको दिखाएंगे स्मृति ईरानी को कौन मारना चाहता था, मोदी के गढ़ में कैसे पकड़ी गई बॉबी जासूस और 235 कमांडो से क्यों घिरने वाले हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। लेकिन पहले आज की ब्रेकिंग स्टोरी। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सेक्स एजुकेशन पर विवादित बयान दे दिया है। डॉक्टर साहब अमेरिका दौरे पर हैं, लेकिन ब्लॉग पर लिख दिया कि स्कूलों में सेक्स की शिक्षा बैन हो जानी चाहिए। बस ये बयान सामने आते ही बवाल मच गया। चौतरफा घिरने के बाद स्कूलों में सेक्स की शिक्षा पर उन्हें यू टर्न मारना पड़ा। सेक्स एजुकेशन में जुड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान पर विवाद हो गया है। हर्षवर्धन ने अपनी वेबसाइट पर सेक्स शिक्षा की जगह योग शिक्षा पर जोर देने की वकालत की थी। विवाद बढ़ा तो सफाई देते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वेबसाइट पर लिखा कि उन्होंने सेक्स शिक्षा पर रोक की बात नहीं की है। हर्षवर्धन ने सफाई दी है, सेक्स एजुकेशन जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर अश्लीलता को बढ़ावा न मिले। हर्षवर्धन के बयान पे विवाद का ठिकाना मीडिया पर फोड़ दिया। उन्होंने लिखा कि मीडिया ने गलत ढंग से उनके बयान को पेश किया। वहीं इससे पहले हर्षवर्धन के बयान पे सामाजिक संगठनों और विपक्षियों ने जमकर हमला बोला। अगर आप बिल्कुल इसको आलोप कर दोगे और पढ़ाना ही बंद कर दोगे तो उनको इसके बारे में किस तरह से जानकारी मिलेगी। भारत के स्वास्थ्य मंत्री इस तरह के ख्याल रखते हैं तो ये तो बिल्कुल माध्यमिक ख्याल योग के ख्याल है। बयान को सुना, मुझे समझ नहीं आई, मैं हंसूं या रोऊं इनके बयान के ऊपर। और खासतौर से बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही थी कि भारत देश का एक स्वास्थ्य मंत्री जो खुद डॉक्टर भी हैं इस तरीके का बयान दे सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इस समय अमेरिका में हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर सेक्स एजुकेशन पर बैन लगाने की वकालत की थी। इससे पहले हर्षवर्धन के उस बयान पर विवाद हो गया था जिसमें उन्होंने एड्स की बीमारी पर काबू पाने के लिए भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का तर्क दिया था। शिवान माथुर, दिल्ली, न्यूज़ 24। सेक्स एजुकेशन पर देश के स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान ना तो डॉक्टरों के गले उतर रहा है और ना ही सामाजिक कार्यकर्ताओं के। सब एक आवाज में स्कूलों में सेक्स एजुकेशन की खुलकर वकालत कर रहे हैं। जैसे आपको सही डाइट क्या है इसके बारे में न पता हो, आप कचरा खाएंगे तो आप स्वास्थ्य बिगाड़ लेंगे। इसी किस्म से इररिस्पॉन्सिबल सेक्स हैबिट्स जो हैं वो जिंदगी तबाह कर सकते हैं, लड़कों की भी लड़कियों की भी। और सिर्फ सवाल एड्स का नहीं है, गैर जिम्मेदार सेक्स, जवान उम्र में 13 साल की 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो रही है क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था क्या प्रोसेसेस हैं, क्यों ये हो रहा है। तो जानकारी तो बहुत अहम है और इसके खिलाफ होना कोई तुक नहीं लगता। 11 साल से आपके बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, आप में चेंजेस आने शुरू होते हैं, तो ये सबसे सही एज होती है। वहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर देनी चाहिए। जहाँ जहाँ पे सेक्स एजुकेशन के ऊपर, कॉन्डम के ऊपर उंगलियाँ उठी है, वहाँ पे ये सारे रिस्क बढ़ते गए हैं। कम उम्र में औरतें, लड़कियाँ प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई है, बीमारियाँ हुई है, एड्स बढ़ा है। तो ये खतरा और इसका जो पूरा सरकार समाज के ऊपर जो बर्डन होता है, जो देश के ऊपर बर्डन, वो काफ़ी ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल से दिल्ली के करीब सूरजकुंड में मोदी की पाठशाला लगने वाली है। जी हां, कल से बीजेपी के उन सांसदों की क्लास लगेगी जो कि पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो कि खुद पहली बार चुनाव जीतकर, लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं, सवाल यही है क्या वो क्लास लेंगे या फिर क्लास देंगे। फरीदाबाद के सूरजकुंड में कल से लगेगी बीजेपी के टिकट पर पहली बार जीतकर आए सांसदों की क्लास। बीजेपी के 166 सांसद पहली बार चुनकर आए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल हैं। ऐसे सांसदों को ट्रेंड करने के लिए बीजेपी ने 2 दिनी ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया है, जिससे कि संसद में किसी भी मुद्दे पर बोलने में उन्हें दिक्कत न हो। सूरजकुंड में पीएम नरेंद्र मोदी मास्टर और स्टूडेंट दोनों की भूमिका में होंगे। सुबह 9 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह सांसदों को समझाएंगे कि संसद में और संसद के बाहर बीजेपी सांसदों की भूमिका कैसी होनी चाहिए। पर हमारे वरिष्ठ आएंगे, हम उनसे मिलेंगे, उनके अनुभवों को साझा करेंगे और वो हमें, यदि हम छोटे हैं और नए हैं, स्वाभाविक रूप से हमें एक अच्छी राह का पथ प्रदर्शित करेंगे।
बीजेपी के इस कार्यक्रम के लिए सूरजकुंड का राजहंस होटल पूरी तरह से सजकर तैयार है। यहाँ पर कल संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू सांसदों को संसदीय आचरण की शिक्षा देंगे, तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बताएंगी कि संसदीय क्षेत्र और पार्टी के एजेंडे को संसद में कैसे बढ़ाना है। इसके साथ ही वित्त मंत्री जेटली पार्टी के समन्वय के बारे में बताएंगे। कार्य प्रणाली से हम देश की और अपने अपने एरिया की, स्टेट के लोगों के प्रश्न भी संसद में रख के सरकार से छुड़ाने की कैसे कैसे आयुध वहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसका पूरा हम लोगों को यहाँ पे पढ़ाई की। कार्यक्रम के आखिरी दिन रविवार को सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सांसदों को बताएंगे कि वो मीडिया में अपनी बात कैसे रखें। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल सांसदों को सिखाएंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है। 2 दिन के ट्रेनिंग सेशन में पहली बार चुनकर आए बीजेपी सांसदों को संसद की गरिमा के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ट्रेनिंग कैंप में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए सांसदों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। सांसदों के ठहरने और खाने पीने के लिए भी सूरजकुंड में ही इंतजाम किए गए हैं। कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी ने न सिर्फ बहुमत हासिल किया कि बहुमत से आगे भी उनके ऐसे सांसदों की संख्या है, और ऐसे में सांसदों को ये भी बार बार मोदी कहते रहे हैं कि उस जीत का गुमान न करें, ऐसा ना हो कि जीत के चक्कर में आप अपने क्षेत्र को भूल जाएं। तो ये सारी चीजें सूरजकुंड में सिखाया जाएगा, जहां पर मोदी समेत 2 दिन की कार्यशाला होगी। पहले दिन शुरुआत मोदी करेंगे और आखिर में संडे को शाम 4 बजे मार्गदर्शन होगा लालकृष्ण आडवाणी का। करण राकेश के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। कभी टीवी की आदर्श बहू और आज देश की शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज एक बड़ा खुलासा करके सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि जब वो अपनी मां के पेट में थी तब उन्हें वहीं खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अपनी बहादुर मां की वजह से आज वो जिंदा है। परिवार में मेरी माता जी को ये संदेश दिया गया था कि बेटी बोझ है, इसे मार दो तो ही तुम्हारा जीवन सफल है और सुखी। मैं आज सार्वजनिक तौर पर अपनी मां को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनमें इतनी क्षमता थी, इतनी शक्ति थी, भले ही जेब में पैसा ना हो, कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या नहीं की। भोपाल में बच्चों के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जब ये खुलासा किया तो सब हैरान रह गए। स्मृति से एक बच्ची ने कन्या भ्रूण हत्या पर सवाल पूछा था। जवाब में स्मृति ने खुद का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि लड़की होने की वजह से वो खुद भ्रूण हत्या का शिकार होते होते बची है। परिवार में मेरी माता जी को ये संदेश दिया गया था कि बेटी बोझ है, इसे मार दो तो ही तुम्हारा जीवन सफल है और सुखी। मैं आज सार्वजनिक तौर पर अपनी मां को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनमें इतनी क्षमता थी, इतनी शक्ति थी, भले ही जेब में पैसा ना हो, कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या नहीं की। शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर वो आज इस दुनिया में है तो सिर्फ अपनी मां की वजह से। उन्होंने बताया कि जब वो गर्भ में थी तो किसी ने उनकी मां को इशारा किया कि बेटी बोझ होती है, उसे मार देना चाहिए, लेकिन उनकी मां ने हिम्मत जुटाकर घर वालों का विरोध किया, जिसकी वजह से आज वो दुनिया में है। स्मृति ईरानी ने अपनी मिसाल देते हुए भ्रूण हत्या पर सवाल खड़े किए हैं। प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़े से सरकारी नौकरी दिलवाने के व्यापम घोटाले में अब मंत्री और मुख्यमंत्री तो छोड़िए, राज्यपाल और यहां तक कि आरएसएस के शीर्ष नेताओं का नाम भी आ रहा है। आरोप है कि संघ के पूर्व प्रमुख के सुदर्शन और सीनियर नेता सुरेश सोनी ने भी कुछ लोगों को सरकारी नौकरी की प्रवेश परीक्षा में पास कराने के लिए सिफारिश की थी, जिसके बाद विपक्ष को बीजेपी और शिवराज सरकार को घेरने के लिए और मसाला मिल गया है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले की आंच आरएसएस तक पहुंची तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर तक पहुंच गए। कांग्रेस कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। जब पुलिस रोकने में सफल नहीं हुई तो फिर उन पर पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं और इन्हें तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके बावजूद ये लोग तेजी से लगे हुए हैं और किसी भी तरह से इस बैरिकेड को पार करके मुख्यमंत्री के बंगले तक पहुंचना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में आज उस समय हड़कंप मच गया जब व्यापम घोटाले में संघ के नेताओं का नाम सामने आया। एसआईटी की जांच में पता चला है कि आरएसएस के पूर्व सरसंघ चालक केसी सुदर्शन और बड़े नेता सुरेश सोनी ने सरकारी नौकरी के लिए सिफारिश की थी।
यह खुलासा हुआ है केसी सुदर्शन के सेवादार रहे मिहिर कुमार के बयान से। एसआईटी की जांच से लीक हुए मिहिर कुमार के लिखित बयान के मुताबिक परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद मैंने श्री सुदर्शन को, जो कि आरएसएस के पूर्व प्रमुख थे, वो अपने फॉर्म की छाया प्रति दी थी क्योंकि मैं उनका सेवादार था। इस पर श्री सुदर्शन ने उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को मुझे परीक्षा में सफलता दिलवाने के लिए कहा। लक्ष्मीकांत शर्मा ने तब सुदर्शन जी से कहा था कि काम हो जाएगा। व्यापम घोटाले में पूर्व संघ प्रमुख का नाम आने पर संघ ने उनका बचाव किया है। व्यापम घोटाले में कुछ नाम आ रहे हैं, उसके खिलाफ, उसके बारे में कुछ तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, हमको चिंता नहीं है उसकी। खबर के मुताबिक सुदर्शन का नाम लेने वाले आरोपी महिर कुमार ने बाद में सुदर्शन पे लगाए आरोपों से इनकार किया है। महिर ने एसआईटी पर जबरन बयान लेने का आरोप लगाया है। इस मामले में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। शिवराज सिंह चौहान की ससुराल के 19 लोगों की भर्ती का मामला कांग्रेस पहले ही उठा चुकी है। हालांकि शिवराज ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया है। सूत्रों के मुताबिक अब एक ऐसा चेहरा तलाशा जा रहा है जिसे सामने रखकर खुद को पाक साफ दिखाया जा सके। कैमरामैन कमलेश मालवी के साथ प्रवीण दुबे, न्यूज 24 भोपाल। सीमांध्र के गांव में आज एक गैस पाइपलाइन में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 से भी ज्यादा घायल हो गए। हादसा सुबह सुबह उस वक्त हुआ जब सब अपने घरों में सो रहे थे। भीषण आग की ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले की हैं। गुरुवार की रात गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की गैस पाइपलाइन में हुए जबरदस्त विस्फोट के बाद हंगामा मच गया। भीषण आग के चलते 18 लोग मारे गए जबकि 30 लोग आग में बुरी तरह से झुलस गए। हादसे में कुल 80 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ब्लास्ट की खबर लगते ही पाइपलाइन में गैस की सप्लाई रोक दी गई। एहतियातन आसपास के कई गांवों को खाली करा दिया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। प्रधानमंत्री दुख जताए हैं, चिंता प्रकट किए हैं। उसकी जांच की काम शुरू होगी और प्राथमिक वहां सारे जो राहत की, रेस्क्यू की, जो सारे प्राथमिक काम घटने के बाद जो प्राथमिक काम, उसी में हम लोग जुटे हैं। हादसे की खबर लगते ही आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, गृह मंत्री, राज्य के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौके पर पहुंचे। हादसा किस वजह से हुआ ये जानने के लिए फिलहाल एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी गई है। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक पुरानी पड़ चुकी गैस पाइपलाइन के चलते हादसा हुआ। हादसे के बाद गेल ने एहतियात के तौर पे इलाके के कई तेल कुओं को बंद कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने भी घटना पर दुख जताया है। गेल का कोई पाइपलाइन आंध्र प्रदेश में फटा है जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई है, कई लोग घायल हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी संवेदना है इन लोगों के प्रति, जो घायल और मृतक हैं उनके प्रति। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हमारी सांत्वनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्हें इस हादसे में क्षति हुई है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। केजे श्रीवास्तव, हैदराबाद, न्यूज 24। आखिरकार दिल्ली के कॉलेजों में एडमिशन को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया है और जल्द ही छात्रों का दाखिला शुरू हो सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज यूजीसी के सामने सरेंडर कर दिया और 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल करने पर हामी भर दी। डीयू में 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के विरोध में पिछले कई दिन से विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए आज आई अच्छी खबर। 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स को लेकर डीयू और यूजीसी के बीच चल रहा शीत युद्ध खत्म हो गया है। यूजीसी के सख्त रुख के आगे डीयू के वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने सरेंडर कर दिया है। यूजीसी के आगे झुकते हुए डीयू 3 साल का कोर्स लागू करने को तैयार हो गया है। हम रोल बैक कर गए हैं तो उसके रिलेटेड जो मोडालिटीज है उनकी बात हो रही है। अभी वो मीटिंग शुरू हुई है सर, मैं आ चुकी हूँ, मैं उसमें मेंबर नहीं हूँ। डीयू के नए फैसले के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनर्स की डिग्री फिर से 3 साल की होगी, जो FY-UP लागू होने के बाद 4 साल की हो गई थी। खबर के मुताबिक सोमवार से 3 साल के ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
वही प्रोसेस बना रहे हैं। आपका रोल बैक तो हो ही गया है, रोल बैक हो चुका है और प्रोसेस कर रहे हैं। मान सकते हैं कि प्रोसेस शुरू हो सकता है, थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, कर रहे हैं। लेकिन FYUP लागू होने के बाद कई BSc कोर्सेज को 4 साल के बीटेक कोर्स में बदल दिया गया था। इन बीटेक कोर्सेज को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा जो छात्र पहले से ही FYUP प्रोग्राम के तहत 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन पर भी स्थिति साफ नहीं है। इसे लेकर पुराने छात्र बेहद परेशान हैं। शिवांग माथुर, दिल्ली, न्यूज़ 24। भले ही मनमोहन सिंह अब देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन उनकी सुरक्षा में 235 कमांडो की तैनाती होने जा रही है। जी हां, मनमोहन सिंह और उनके परिवार की सिक्योरिटी करेंगे 235 हाईली ट्रेन्ड कमांडोज। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा में 235 SPG कमांडो की हो सकती है तैनाती। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय को इस बारे में प्रस्ताव भेजा गया है। अगर वित्त मंत्रालय से अनुमति मिलती है तो पूर्व PM मनमोहन सिंह की सुरक्षा में 235 SPG कमांडो तैनात होंगे। सुरक्षा पर करीब 19 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। खबरों के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में कैबिनेट सेक्रेटरी ने SPG के 235 जवानों की नई भर्ती की फाइल आगे बढ़ाई है। उनका तर्क है कि ये जवान पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को उनके 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित घर में सुरक्षा देंगे। सूत्रों का कहना है कि अगर नियुक्ति को हरी झंडी नहीं मिली तो दूसरी जगह तैनात जवानों को यहाँ पर तैनात किया जाएगा। SPG के जवान मनमोहन के घर के अंदर और बाहरी हिस्से की सुरक्षा करेंगे। इनके अलावा घर के बाहर दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पर 4 शिफ्ट में 165 कमांडो तैनात किए जाएंगे। इनके साथ 4 गार्ड स्टेशन और एंट्री गेट पर एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी बनाई जाएगी, जिसमें स्कैनर लगा होगा। फिलहाल मनमोहन सिंह को 1 साल के लिए पूर्व PM को मिलने वाली सुरक्षा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आजकल दिल्ली में सरकारी बंगलों को लेकर मारामारी मची है। यूपीए सरकार में मंत्री और सांसद रहे लोगों के अच्छे दिन जा चुके, लिहाजा अब मोदी सरकार उनसे बंगले खाली करवा रही है। सालों से आलीशान बंगलों पर कुंडली मारकर बैठे नेतागण किसी भी हाल में बंगला नहीं छोड़ना चाहते और इसके लिए हर जुगाड़ लगा रहे हैं। पिछले कई सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज यूपीए सरकार के मंत्री और उसके सहयोगी पार्टियों को चुनाव में हार के बाद दिल्ली के VVIP इलाके में मिले बंगले खाली करने पड़ रहे हैं। लालू यादव दिल्ली में 25 तुगलक रोड वाले बंगले में ठाठ से रहते थे। अब ना तो वो खुद सांसद हैं और ना ही परिवार का कोई और सदस्य, लिहाजा लालू पर बंगला खाली करने का दबाव बढ़ गया है। लालू बंगला बचाने के लिए एक नया जुगाड़ लगा रहे हैं। वो 25 तुगलक रोड का बंगला अपनी पार्टी के सांसद जयप्रकाश यादव के नाम कराने की जुगत में है, लेकिन इसमें भी एक लोचा है। राबड़ी देवी और मिसा भारती के चुनाव हारने के बाद अब लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किल ये है कि 25 तुगलक रोड, जो कि टाइप 8 का बंगला है, उसको कैसे बरकरार रखा जाए। लालू जी के सियासी रसूख को देखते हुए उन्हें टाइप 8 का बंगला दिया गया था, लेकिन बांका से उनकी पार्टी के सांसद जयप्रकाश टाइप 7 वाले बंगले के हकदार हैं। हालांकि सुकून की बात यह है कि जयप्रकाश नारायण यादव बांका से चुनाव जीत चुके हैं और उनको टाइप 7 का बंगला मिल सकता है, लेकिन टाइप 7 के बंगले को टाइप 8 के बंगले में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। यूपीए सरकार में सूचना और प्रसारण जैसा भारी भरकम मंत्रालय चलाने वाले मनीष तिवारी को भी सरकारी बंगले से बेदखल होना पड़ रहा है। C1/3 लोधी स्टेट वाले इस बंगले से ही मनीष तिवारी अपना मंत्रालय चलाते थे। मिलने जुलने वालों के लिए यही ठिकाना था, लेकिन अब कुर्सी जाने के बाद बंगला भी छोड़ना पड़ रहा है। यूपीए सरकार के ऐसे और भी कई पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद हैं जिनके अच्छे दिन जा चुके हैं और सरकारी बंगला भी हाथ से जा रहा है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। कल से हिंदुओं की पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, जिसके लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया है। हर साल ये यात्रा 2 रास्तों से होती है, लेकिन आपको फिर बता दें, इस बार एक रास्ता भारी बर्फबारी की वजह से बंद है, इसलिए फिलहाल एक ही रास्ते से आप अमरनाथ जा सकते हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए आज पहला जत्था रवाना हो गया। जम्मू कश्मीर के पर्यटन मंत्री गुलाम अहमद मीर ने यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। अमरनाथ जाने वाला पहला जत्था सोनमर्ग के रास्ते बालटाल होते हुए पवित्र गुफा के दर्शनों के लिए जाएगा। हर साल 2 रास्तों पहलगाम और बालटाल से शुरू होने वाली यात्रा इस बार सिर्फ बालटाल के रास्ते से ही शुरू की गई है। पहलगाम यात्रा मार्ग को भारी बर्फबारी के चलते कुछ दिनों के बाद खोला जाएगा। पिछले विंटर में बर्फबारी हुई, उसकी जो मिकदार है उसकी वजह से 3 दिन के लिए पहलगाम साइड का अभी रोका गया और अभी कल सुबह से ये बालतल से जितने भी यात्री यहाँ से जाएंगे तो वो कल सुबह बालतल से दर्शन के लिए जाएंगे।
जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए पहले जत्थे में कुल 42 गाड़ियां हैं। जत्थे में 24 बस और 19 निजी और हल्के वाहन शामिल हैं। पवित्र यात्रा के पहले जत्थे में कुल 1160 यात्री हैं, जिसमें 957 पुरुष, 187 महिलाएं और 16 बच्चे शामिल हैं। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील और यात्रा मार्ग पर भारी बर्फबारी के चलते यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारी फोर्स तैनात की गई है। आसिफ सुहाफ, श्रीनगर, न्यूज़ 24। अपनी फिल्मों के अनोखे प्रमोशन के लिए मशहूर एक्ट्रेस विद्या बालन को मोदी का भेष बनाना भारी पड़ गया है। अपनी आने वाली फिल्म बॉबी जासूस के प्रमोशन के लिए विद्या बालन ने गुजरात के वडोदरा में उसी चाय की दुकान पर जाने का फैसला किया था जिसने लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों को फ्री चाय पिलाई थी। विद्या का मकसद मोदी के गढ़ में मोदी के भेष में अपनी फिल्म के लिए पब्लिसिटी बटोरना था। फिल्म का नाम है बॉबी जासूस, जिसमें जासूस बनकर कई भेष बदलती हैं विद्या बालन। लेकिन बीजेपी नेताओं के विरोध के बाद विद्या को वडोदरा से खाली हाथ लौटना पड़ा।